लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश की राजधानी नई दिल्ली में अब से महज 2 घंटे के बाद भारत की नई सरकार बनने जा रही है। नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये जो शपथ है वो इतिहास रचने वाली शपथ है, क्योंकि देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद आजाद हिंदुस्तान में ये दूसरा मौका होगा जब कोई प्रधानमंत्री लगातार तीसरी बार पद की शपथ लेगा। नरेंद्र मोदी ने रविवार सुबह राजघाट जाकर आज महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। फिर वो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर गए, वहां उन्हें नमन किया और फिर नेशनल वॉर मेमोरियल गए, जिसके बाद सुबह नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर फिर संभावित मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 100 दिन के रोडमैप को लेकर अपने साथियों के साथ चर्चा की और साथ ही उसे लागू कैसे करना है इसका दिशा निर्देश भी दिया। माना यह जा रहा है आज के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री के साथ करीब 65 मंत्री शपथ ले सकते हैं। तो कौन होंगे मोदी 3.0 में मंत्री, किसे मिलेगी कैबिनेट रैंक और कौन होंगे वो नेता जो पिछली सरकार में मंत्री थे लेकिन इस बार वो बेरंग रहने वाले हैं, उन्हें मंत्रालय नहीं मिलने वाला है। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, साथ ही राष्ट्रपति भवन से होने वाली हर हलचल पर निगाहें बनाए हुए हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये बड़ी और ऐतिहासिक कवरेज। भारतीय जनता पार्टी है, इसमें अचानक ही खबर आती है और काम करने वाले वर्कर को कभी भी सूचना आ सकती है, उसी ढंग से सूचना आई है। प्रधानमंत्री जी ने भी लगातार तीसरी बार मुझे अपनी टीम में शामिल करके देश की सेवा का सौभाग्यपूर्ण अवसर दिया है। इतिहास में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पहली बार हैट्रिक पर। मेरे अलावा राव इंद्रजीत सिंह जी और कृष्णपाल जी दोनों लोग। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि वो तीसरी बार मुझ पर विश्वास व्यक्त किया है। सीधा उन्होंने कहा है भाई ईमानदारी ईमानदारी ईमानदारी, इस चीज के ऊपर ध्यान देना है। तो ये कैबिनेट तैयार है, शपथ का इंतजार है। जल्दी से आपको परिचय कराते हैं खास मेहमानों का पैनल यहां स्टूडियो में जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आप देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ मौजूद है, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ मौजूद है, विनोद अग्निहोत्री जी, अभय दुबे जी, राकेश शुक्ला जी, सभी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अनुराग ठाकुर को मंत्रिमंडल में फिलहाल शामिल नहीं किया जा रहा है और इसके बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं 5वीं बार सांसद बनना सम्मान की बात है। हमीरपुर सीट जहां पहली बार उपचुनाव और उसके बाद लगातार 3 बार जो आम चुनाव है उसमें वो जीते, 5वीं बार इस बार वो सांसद चुने गए हैं हमीरपुर सीट से। सुनिए। उनको भी मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, उनको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत पात्र लोग हैं जिनको मंत्रिमंडल में स्थान मिला और वो मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने में हर संभव प्रयास करेंगे और हम सबका प्रयास यही है कि हमारा भारत आगे बढ़े। भारत महत्वपूर्ण है, मोदी सरकार महत्वपूर्ण है और देश का विकास इम्पॉर्टेंट है। उस सबको लेके हम सब लोग इकट्ठे चलेंगे। तो अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे, बधाई दे रहे हैं उन सभी लोगों को जिनको आज मंत्री के तौर पर शपथ लेनी है। अनुराग ठाकुर को ये न्योता नहीं मिला है, लेकिन वो कह रहे हैं सम्मान की बात है जिस तरीके से अभी तक उन्होंने काम किया है और साथ ही एक बार फिर से जो हमीरपुर की जनता है उसने उन पर विश्वास जताया है। जरा जल्दी से एक रिएक्शन लेते हैं। प्रदीप सर, आपको क्या लग रहा है अभी तक जो खबरें आ रही हैं इस मंत्रिमंडल को लेकर तस्वीर क्या उभर रही है? जी, वो पूरे मंत्रिमंडल की तस्वीर पर नजर डालें तो मुझे कोई चमक नहीं नजर आती इस मंत्रिमंडल में। चमक मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज हुआ हो जिससे लग रहा हो कि जो है जो अभी तक चल रहा था जैसे उससे कुछ अलग हो रहा हो। ठीक है, चूंकि नए एलाइज आए हैं कुछ तो उनका शामिल होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लोग मंत्री बन रहे हैं उनमें कोई बड़ा परिवर्तन, कोई सोशल इक्वेशन बिठा नए तरीके से उस पर विचार हो नतीजों को देखते हुए ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है।
तो जिसको आप चमक कह रहे हैं उसको इस रूप में भी क्या देखा जा सकता है कि एक तरीके से ये निरंतरता है जो मोदी 2.0 के बाद मोदी 3.0 में देखने के लिए मिल रही है? इसको लेकर भी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल आपको सीधा लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी शिरीन के पास, जो तैयार हैं कुछ बेहद दिलचस्प जानकारियों के साथ इस नए मंत्रिमंडल से जुड़ी कुछ और जानकारियां, कुछ और चेहरों के बारे में। वो क्या है शिरीन? बिल्कुल रोमाना, क्योंकि कौतूहल बढ़ रहा है लोगों के अंदर और वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन से चेहरे जो शामिल हो सकते हैं कैबिनेट में। वो चेहरे कौन से होंगे जो इस बार मोदी सरकार का चेहरा होंगे? शपथ लेने कौन जा रहा है? थोड़ी देर बाद यहीं से आप देखेंगे इसी प्रांगण से शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, 7:15 बजे का वक्त। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश से इनका मंत्री बनना तय है। आप देख रहे हैं राजनाथ सिंह है, अनुप्रिया पटेल है, जयंत चौधरी है और इसी के साथ यहां पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से तमाम राज्यसभा के सांसद BL शर्मा भी हैं जो चेहरा होंगे सरकार का। और उत्तर प्रदेश से कौन शामिल होने जा रहा है? इसी के साथ जितिन प्रसाद भी वो चेहरा, साथ ही पंकज चौधरी हैं, कीर्ति वर्धन सिंह भी हैं और जयंत चौधरी का जिक्र मैं पहले ही कर चुकी हूं कि ये तमाम चेहरे जो अब सरकार में शामिल होने जा रहे हैं, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालने जा रहे हैं। साथ ही ये भी आगे तय हो जाएगा कि किसे कौन सी जिम्मेदारी, कौन सा विभाग, कौन सा मंत्रालय। लेकिन उत्तर प्रदेश जहां पर एक चुनौती जरूर देखने को मिली इस नतीजों में बीजेपी को, एनडीए को, और उसी के साथ उत्तर प्रदेश में कौन कौन सा चेहरा जो मंत्री बन सकता है, तो ये वो तय चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। रोमाना, मेरे साथ कुछ और जानकारियों के लिए हम एक बार फिर से आपका रुख करेंगे और आइए इस बीच जरा ग्राउंड पर अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी अंकित गुप्ता, मनोज्ञा लोईवाल, निधि श्री इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पहले जरा अंकित गुप्ता का रुख करते हैं और अंकित से समझने की कोशिश करते हैं कि मंत्रिमंडल के इन चेहरों के जरिए किस तरीके से वो सियासी समीकरण सेट किया जा रहा है। अंकित, जरा इसके बारे में डिटेल्ड जानकारी दीजिए, खासतौर से उत्तर प्रदेश को लेकर जिस तरीके के चेहरे अभी हमने दिखाए। अंकित, देखिए, उत्तर प्रदेश क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन रोमाना हमको यह भी ध्यान रखना होगा कि हरियाणा की बात की जाए या महाराष्ट्र की बात की जाए, जहां पर इस साल के अंत में चुनाव होने, हरियाणा में वैसे तो 10 सीटें हैं, लेकिन वहां से 3 जो है लोगों को मंत्री पद मिल रहा है। किसको कैबिनेट मिलेगा, किसको MOS मिलेगा, वो तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन 3 मंत्री बन रहे हैं। इसी तरीके से महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र में भी जो है 6 से 7 जो मंत्री बनाए जा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में एक जानकारी आ रही है मेरे पास में, वो मैं जरूर साझा करना चाहूंगा कि किसको किसको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जो आपने स्टार्टिंग में सवाल उठाया था, तो अब तक जैसी जानकारी मिली है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अब उनका क्या पोर्टफोलियो होगा, क्या वही रहेगा, बदला जाएगा? अमित शाह, उसके अलावा निर्मला सीतारमण कैबिनेट में आएंगी, S जयशंकर का नाम आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान का नाम आ रहा है, उसके अलावा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा JDS के कुमारस्वामी, उनको कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल मिल सकता है। शिवराज सिंह चौहान, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसके अलावा नितिन गडकरी, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। जीतन राम मांझी को कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल मिल सकता है। इसके अलावा लल्लन सिंह का भी यही चर्चा हो रही है कि लल्लन सिंह को भी कैबिनेट मंत्री का प्रोफाइल मिल सकता है। पीयूष गोयल, जिनको कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है। इसी तरीके से जो है कुछ और जो है नाम, मनसुख मांडविया हो गए, सर्बानंद सोनोवाल हो गए, ये वो चेहरे हैं जिनका नाम जो है कैबिनेट मंत्री के तौर पर सामने आ रहा है। तो निश्चित तौर पर जो पुराने चेहरे थे उनको तो रिपीट किया ही जाएगा कैबिनेट मंत्री के तौर पर, लेकिन कुछ जो सहयोगी दल हैं उनसे जुड़े हुए एक जो है सांसद को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। और अंकित, इसको इस रूप में अगर कहा जाए, विजय जी को लेकर आते हैं इस चर्चा में कि साहब इस बार एक तरीके से ज्यादातर तो वो निरंतरता वाला, कंटिन्यूटी वाला मामला है, लेकिन जो एक्स फैक्टर के तौर पर चेहरे उभर कर आ रहे हैं, एक तो वो सहयोगी दलों से आने वाले साथी हैं और दूसरे आपके वो पूर्व मुख्यमंत्री, जिसमें शिवराज सिंह चौहान से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक का नाम है, जो इस बार मंत्रिमंडल में नजर आएंगे। विजय जी, बिल्कुल, एक तो कंटिन्यूटी है इसमें, जिसका प्रदीप जी ने दूसरी तरह से जिक्र किया कि कोई नया उसमें कुछ नहीं दिख रहा, स्पार्क नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी है। और जैसे अभी अंकित भी जिक्र कर रहे थे, तो वो पिछली सरकार में जितने कैबिनेट मंत्री थे वो तो कैबिनेट मंत्री बनेंगे ही, जाहिर है उनको तो MOS नहीं बना सकते। और जो मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, चाहे वो कुमारस्वामी हो, जीतन राम मांझी हो, शिवराज जी हो और तमाम मनोहर लाल खट्टर हो, वो सब भी कैबिनेट मिनिस्टर बनेंगे, क्योंकि कैबिनेट रैंक से कम उनको नहीं मिल सकती। जो नए चेहरे आ रहे हैं वो गठबंधन के सहयोगी दलों के हैं, उसमें प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चॉइस नहीं है। वो जो सहयोगी दल अपने नाम देंगे उनको आपको मंत्री बनाना। जैसे पहले प्रधानमंत्री ने S जयशंकर जैसे लोगों को लेकर आए थे, टेक्नोक्रेट लोगों को लेकर आए थे।
अश्विनी वैष्णव आए थे। निर्मला सीतारमण भी एक नया चेहरा था उस तरह से। वो जो एक एक्सपेरिमेंट था वो यहाँ नहीं दिखाई दे रहा। शायद उसकी गुंजाइश इस बार कम नजर आती है। गुंजाइश शायद एक रिस्क फैक्टर को थोड़ा सा कम किया गया, क्योंकि जो 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी की खुद की कम हुई, उससे भी एक दबाव सरकार पर दिखाई देता है कि कंटिन्यूटी के साथ अभी फिलहाल ये काम किया जाए। और इस सरकार, और जब आपके पास बहुमत नहीं है तो बेहतर है कि एक बिना रिस्क के साथ। एक चीज जोड़ना चाहते हैं जी सर, किस तरह से आपने तय किया, जो परफॉर्मेंस जो है वो शिवराज सिंह चौहान की थी, उसको देखिए मनोहर लाल खट्टर को देखिए। खट्टर ने आपकी सरकार को, पार्टी को डुबोने का काम किया। एंटी इनकम्बेंसी इतनी बड़ी है, आपको उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ा। इसलिए शिवराज सिंह चौहान को इसलिए नहीं हटाया। जरा सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मनसुख मांडविया। जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी के ओथ सेरेमनी में, तो क्या कहा उन्होंने? बहुत अच्छा की बात है। वाह, धन्यवाद। वाह और धन्यवाद ही समझ में आ पाया मनसुख मांडविया का। मनसुख मांडविया भी उन चेहरों में शामिल हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज सुबह चाय पर चर्चा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 100 दिन का रोड मैप बता रहे थे वहां पर मौजूद थे। इस बीच तस्वीरें आने लगी हैं। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की तस्वीरें भी जरा दिखा दीजिए दर्शकों को। वहां पर किस तरीके से अब चहल पहल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में नजर आ रही है, क्योंकि मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला कुछ हद तक शुरू होता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। देखिए किस तरीके से ये सफेद रंग की कुर्सियां बिछी हुई नजर आ रही हैं और गर्मी का मौसम है, इसीलिए वहां पर खासतौर से हवा और पानी का इंतजाम किया गया है। और खास बात यह है कि बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स लगाई गई हैं ताकि जो पीछे की तरफ मेहमान बैठे वो भी सीधे तौर पर मंच पर किस तरीके से इतिहास रचा जा रहा है उसके गवाह बन सकें। जल्दी से आपको ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी निधिश्री इस वक्त मौजूद है और जरा जानते हैं निधिश्री से बिहार को जिस तरीके से रिप्रेजेंटेशन इस मंत्रिमंडल में मिलने जा रहा है, अभी तक जो चेहरे सामने आए हैं उसके जरिए, क्योंकि अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, उसका समीकरण सेट। निधि, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 2025 के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव है और इस बार 40 में से 30 सीटें एनडीए के खाते में गई। और आप समझिए रोमाना कि जो जातीय समीकरण को देख करके 8 संभावित मंत्रियों की लिस्ट आई है, जिसमें अकेले एक तरफ 4 बीजेपी के पास है, एक उसमें से राज्यसभा सांसद अचानक से उनका चौंकाने वाला नाम सामने आता है, सतीश दुबे का, ब्राह्मण जाति से आते हैं। और इसके अलावा 4 जो सीटें हैं जो सहयोगी पार्टियों को दी गई है, जिसमें 2 पार्टी के मुखिया खुद मंत्री बन रहे हैं जैसे जीतन राम मांझी और चिराग पासवान। इसके अलावा 2 जेडीयू से जो मंत्री बन रहे हैं उसमें से एक रामनाथ ठाकुर है, नाई जाति से आते हैं, और ललन सिंह जो कि भूमिहार जाति से आते हैं। और आपको बता दें रोमाना 30 में से 6 सीटें आरक्षित है दलित के लिए बिहार में, जिसमें से 5 सीटें अकेले एनडीए के खाते में गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो जातीय समीकरण है ये बिल्कुल इसको ध्यान में रखते हुए, और इसके अलावा जो आपने कहा कि अगले साल विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार अब तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं बिहार के नजरिए से भी देखा जाए तो बिल्कुल। और ना सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि तमाम सहयोगी बिहार एनडीए में जो हैं, अगर जीतन राम मांझी को देखा जाए तो इकलौते सांसद अपनी पार्टी के, लेकिन फिर भी मंत्रिमंडल में उनको आज जगह दी जा रही है। चिराग पासवान तो कहा जाएगा कि साहब 100% स्ट्राइक रेट उन्होंने हासिल किया है, 5 उम्मीदवार और 5 के 5 जीत गए। तो कुल मिलाकर सहयोगियों को पूरा सम्मान। अब की बार एनडीए सरकार और इतिहास रचने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। तो 2014-2019 के बाद 2024 लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी। राष्ट्रपति भवन से सीधी तस्वीरें आपके सामने है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ही यह शपथ ग्रहण समारोह, जहां पर तैयारियां पूरी, और अब तो जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। और ये ऊपर की तरफ जो मंच सजा है, यहीं पर नरेंद्र मोदी और साथ ही जो मंत्री उनके साथ शपथ लेंगे उनके बैठने का यहां पर इंतजाम और व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं किस तरीके से सुरक्षाकर्मी जो हैं वहां पर ये लास्ट मिनट जो सिक्योरिटी चेक्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बताएं कि नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल के संभावित मंत्रियों में ओडिशा के सुंदरगढ़ से फिर से जीत कर आए बीजेपी सांसद जुएल ओरांव का नाम भी सामने आ रहा है। जुएल ओरांव आदिवासी समुदाय से आते हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और उनकी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में एक बार फिर शामिल होंगे जुएल ओरांव, जो सुंदरगढ़ से बीजेपी के सांसद हैं। लगातार उड़ीसा से तो आपने जीत हासिल की, लेकिन एक बार फिर कैबिनेट में जगह, क्या क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी? वो तो पता नहीं, वो तो प्रधानमंत्री जी का प्रेरोगेटिव्स है, उसमें से वो क्या देंगे, जो भी काम देंगे हम उसको पुरजोर ठीक ठाक करने के लिए हम कोशिश करेंगे।
उड़ीसा में पार्टी ने इतिहास रचा है, उस जीत को कैसे देखते हैं, किसको देंगे इसका श्रेय? लोगों को देना है। पब्लिक ने समझा, हमने 2-3 बार उनको समझाने के लिए कोशिश किया था, लेकिन समझ नहीं पाते थे, और अभी लोग समझ गए और हम लोग को मौका दिया है, इसलिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। आदिवासियों को इस बार बहुत जगह दी गई है कैबिनेट में, क्या इसको आप राजनीतिक कदम देखते हैं? नहीं, हम तो पहले से भी 5-6 आदमी कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाते थे। इस बार 3 कैबिनेट डायरेक्ट हुए हैं और बाकी जो हैं, तो इसलिए हमारा एनडीए सरकार जब भी अटल जी का समय में भी और नरेंद्र भाई मोदी जी का ये तीसरा बार समय में भी हम लोग जनजाति लोगों को सफिशिएंट वेटेज दिया जा रहा है। आपको नई जिम्मेदारियों के लिए बधाई हो। तो फिर अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पुराने चेहरे भी शामिल भी होंगे और कुछ नए भी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दिल्ली, एबीपी न्यूज। ज्वेलराम को आप सुन रहे थे, फिर से ओडिशा के सुंदरगढ़ से जीत कर आए और इस बार ओडिशा ने तो दिल खोलकर सीट्स बीजेपी को दी हैं। 21 में से 20 सांसद ओडिशा ने चुनकर भेजे हैं। और इस बीच एनसीपी अजीत पवार की पार्टी, एक ही सांसद अजीत पवार की पार्टी की जीत कर आए, लेकिन मंत्रिमंडल में अजीत पवार की पार्टी को जगह नहीं मिल रही है। प्रफुल्ल पटेल अजीत पवार की पार्टी के नेता, उनका बयान सामने आया, जरा सुनिए पहले क्या कह रहे हैं प्रफुल्ल पटेल। देखिए, बात सही है कि हमको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के बारे में सूचना मिली, लेकिन मैं स्वयं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री पहले रह चुका हूं और इसलिए हमने उनको यही कहा कि भाई देखिए, ये आपने जो ऑफ़र दी है, हमें खुशी है कि आपने हमको एक सूचना भेजी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा ये कठिन है कि हम ये पोस्ट को हम पूर्वी में मैं कैबिनेट मंत्री रहे कारण मैं नहीं स्वीकार कर सकता। इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं है, कोई मतलब जो भी कोई अटकलें लगाई जा रही ऐसी कोई भी बात नहीं है। सब कुशल है, सब ठीक है और हमको ये भी कहा गया है कि कुछ दिनों की आप राह देखिए, हम इसको दुरुस्त करेंगे। लेकिन आज के आज हमारे लिए भी ये संभव इसलिए नहीं है कि और पार्टीज़ के लिए भी हमने जो बात की है, निकट लगाए हैं, इंक्लूडिंग महाराष्ट्र में शिवसेना जो है, जिनके साथ एमपी चुनकर आए हैं, उनके साथ भी जो हम लोगों ने निकट लगाए, उसके हिसाब से आप प्लीज़ आज के आज इसको इंसिस्ट मत करिए और कोई हमारे पक्ष में मतभेद नहीं। प्रफुल्ल पटेल को आप सुन रहे थे, कह रहे थे किसी तरीके का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन आखिरकार क्यों अजीत पवार की पार्टी के कोटे से कोई मंत्रिमंडल में शामिल नहीं, इसको लेकर सफाई उन्होंने जरूर दे दी कि पेशकश राज्य मंत्री की जा रही थी। लेकिन खुद क्योंकि प्रफुल्ल पटेल जो हैं इस वक्त पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कैबिनेट मिनिस्टर रैंक के मंत्री रह चुके हैं, इसी वजह से अभी बात नहीं बनी है। तो आज देश को मिलने जा रही है नई सरकार, मोदी 3.0। शपथ लेने जा रहे हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, रचने जा रहे हैं इतिहास। 2014-2019 के बाद लगातार तीसरा मौका 2024 में, जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। और इस बीच रिएक्शन आ रहा है, अजीत पवार क्या कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। लोकसभेचा निकाल लागल्यानंतर आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की एनडीएची लगेचच मीटिंग बोलवलेली होती, म्हणजे 4ला निकाल लागत होता आणि 5ला बैठक बोलवली। मला काही 5ला लगेच जाता आलं नाही। मी आमच्या पार्टीचे प्रफुल्ल भाई आणि सुनील तटकरे साहेबांना सांगितलं की आपण दोघं जण त्या मीटिंगला जावा, मी पुढच्या मीटिंगला मग आपण सगळे तटकरेजी, धनंजय मुंडेजी, संजय बनसोडेजी, धीरज शर्मा जी, सभी हमारे साथी और सभी प्रेस वालों, आज आपके सामने पहला मैं अब ये बताने की कोशिश करूंगा कि हमारे पार्टी के युवा प्रेसिडेंट, नेशनल यूथ प्रेसिडेंट मिस्टर धीरज जी की जिम्मेवारी हमने उनके ऊपर सौंपी है। उनका लेटर अभी आप सबके सामने हमने दिया है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं और आगे के काम के लिए भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब दिल्ली आने का कारण ये है कि आपको पता है तीसरी दफ़ा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, उनका उच्च सेरेमनी है। एनडीए का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक घटक है। जब लोकसभा के चुनाव हुए
वो चुनाव होने के बाद 2-3 दफ़ा एनडीए की मीटिंग हुई। शुरू में जो मीटिंग हुई उसमें मैं आ नहीं सका, मैं बम्बई में था, लेकिन हमारे पार्टी की तरफ से प्रफुल्ल भाई को और सुनील तटकरे साहब को भेजा था। और फिर नेक्स्ट टाइम भी सभी जो संसद मेंबर है जो नवनिर्वाचित होकर आए हैं उनकी एक मीटिंग थी, एनडीए के सभी नेताओं की एक मीटिंग थी। वो मीटिंग के लिए अपने सेंट्रल हॉल में वो मीटिंग हुई, आपको सबको पता है। और उसमें सब एनडीए के घटक पक्षों ने प्रधानमंत्री जी के बारे में तीसरी दफ़ा की जिम्मेवारी मोदी साहब के ऊपर दे दी और वो कार्यक्रम हुआ। और उसके बाद आज हम ओथ सेरेमनी के लिए आए हैं। एक बात सही है कि दोपहर को मुझे पता चला कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस जी है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, हमारी महायुति के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया है। हमें कल रात को कांटेक्ट किया था, उससे पहले हम सब राजनाथ सिंह जी, अमित भाई और नड्डा जी, इनके साथ एक हमारी मीटिंग भी हुई। हमारे थोड़े बहुत महाराष्ट्र के जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पूरे देश में हुए, लेकिन महाराष्ट्र के बारे में ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया उसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हुई। और तब मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे आज लोकसभा का एक मेंबर है और राज्यसभा का एक मेंबर है, लेकिन 2-3 महीने में हमारे राज्यसभा के टोटल 3 मेंबर होने वाले हैं और लोकसभा के खुद सुनील तटकरे साहब है। ऐसा टोटल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेंबरों की सदस्य संख्या पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट में 4 होने जा रही है, राज्यसभा और लोकसभा पकड़ के। तो हमें एक सीट मिलनी चाहिए, ऐसे हमारी बात हुई। वो बोले ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन उसके बाद कल उनका हमें मैसेज आया कि हम इंडिपेंडेंट चार्ज जैसा हमारे शिंदे साहब की पार्टी को दिया है वैसा एक मेंबर लेना चाहते हैं। तो आप सभी को पता है, पूरे देश को पता है, प्रफुल्ल पटेल साहब उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर के नाते बहुत दफ़ा सेंट्रल में काम किया है और कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए फिर इंडिपेंडेंट चार्ज लेना हमें ठीक नहीं लगा, इसीलिए हमने महाराष्ट्र के डिप्टी मुख्यमंत्री को सुन रहे थे आप। अजित पवार कह रहे हैं कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की पेशकश हुई, लेकिन वो एनसीपी को मंजूर नहीं है। अभी भले ही हमारा एक लोकसभा और एक राज्यसभा सांसद है, लेकिन आने वाले कुछ समय में हमारे राज्यसभा के सांसदों की संख्या जो है वो 3 पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद संसद में एनसीपी कोटे के जो सांसद हैं उनकी संख्या 4 हो जाएगी। ऐसे में कैबिनेट रैंक का एक मंत्रालय हमें मिलना चाहिए। तो क्या ये पहली गांठ है जो एनसीपी में, एनडीए में आज देखने के लिए मिल रही है शपथ से पहले? इसको लेकर सवाल बड़ा है। सीधे आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी अंकित गुप्ता के पास। अंकित, जी निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो है इसकी शुरुआत हुई है और क्योंकि जब गठबंधन की सरकार होती है तो तमाम इस तरह के सवाल खड़े होते रहते हैं। और अजीत पवार का ये बयान तो यही दिखा रहा है कि जो जिस तरीके से स्मूथ एक बात की जा रही थी कि एनडीए में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन फिलहाल मैं आपको सीधे तस्वीरें दिखा रहा हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उस 4th फ्लोर पे राष्ट्रपति भवन के, जहाँ पर कुछ देर बाद, अब से करीबन जो है 2 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो शपथ लेंगे। और फिलहाल यहाँ की मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि इस वक्त देखिए किस तरीके से लोग
लोग पहुंचे हुए हैं और अब जो है धीरे धीरे करके ये जो पूरा फोर्ट कोर्ट है ये भरने वाला है। हालांकि जो मिनिस्टर्स हैं जिनको शपथ लेनी है उनसे कहा गया है कि 6:15 बजे के आसपास तक वो यहाँ पर पहुंच जाएं और उसी हिसाब से यहाँ की प्रक्रिया शुरू होगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये वो राष्ट्रपति भवन का फोर्ट कोर्ट जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारी कोशिश ये है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर के राष्ट्रपति भवन तक जो भी गतिविधियां हो रही हैं वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं। और फिलहाल ये जो सीधी तस्वीरें हैं ये राष्ट्रपति भवन के उस फोर्ट कोर्ट से जहां पर अब से आपको जो 1 घंटे बाद प्रधानमंत्री नजर आ सकते हैं, अति गणमान्य लोग नजर आ सकते हैं और उसके बाद में शुरू होगा शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम। तो फिलहाल इस वक्त हमारी मौजूदगी है राष्ट्रपति भवन के फोर्ट कोर्ट में जहां पर होना है मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के। बिल्कुल अंकित गुप्ता, आप रहिए हमारे साथ। तो ये बेहद खूबसूरत तस्वीरें हैं हलचल बढ़ती हुई राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, जहां पर ये भव्य दिव्य तैयारियां आप देख रहे हैं इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण के लिए। और जैसा कि अंकित बता रहे थे कि करीब 40 मिनट का इंतजार और है। 6:15 बजे के आसपास वो मंत्री जिनको शपथ लेनी है उनके आने का सिलसिला भी यहां पर शुरू होगा और फिर 7:15 बजे 7:15 पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। फिलहाल आपको सीधे लेकर चलते हैं अपनी सहयोगी शिरीन के पास। और महाराष्ट्र में अभी आपने अजित पवार का बयान सुना। महाराष्ट्र से जो संभावित मंत्रियों के चेहरे सामने निकल कर आ रहे हैं, जरा उनकी डिटेल्स लेते हैं शिरीन से। शिरीन, बिल्कुल रोमाना, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं और महाराष्ट्र में देख लेते हैं कि कौन कौन से वो संभावित चेहरे हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जो कैबिनेट का हिस्सा हो सकते हैं। तो आइए उन चेहरों पर नजर। देखिए, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं जो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और इसी के साथ यहां पर 2 और चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। प्रताप राव जाधव जो मंत्री पद की शपथ लेंगे और एक महिला चेहरा भी रक्षा खड़से को भी आप यहां पर देख रहे हैं जो मंत्री पद की शपथ ले सकती हैं। ये संभावित और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद राष्ट्रपति भवन के उस प्रांगण में जहां तैयारियां अभी हो रही हैं, ये तमाम महाराष्ट्र के महत्वपूर्ण चेहरे जो मंत्री पद की शपथ यानी कि कैबिनेट में शामिल हो जाएं और सरकार का चेहरा होंगे। और इसकी जानकारी भी एबीपी न्यूज आपको जल्द ही आगे देगा।